सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलआईसी के जो प्लान्स हैं उनका बेसिक क्या है। ठीक है, कि एलआईसी के प्लान्स डिज़ाइंस कैसे होते हैं और एलआईसी जो है आखिर ये है क्या चीज़। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप हैं तो आप काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा कर रहे हैं, आप जो है अपने गाड़ी की ईएमआई पे कर रहे हैं, आप घर पे सब्जी ला रहे हैं, आप जो है दूध वाले को मंथली पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये सब कब हो रहा है? जब आप ज़मीन ले रहे हैं कब हो रहा है ये सब चीज़? जब आप हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप नहीं हैं तो क्या आपके परिवार के दूध की व्यवस्था, आपके परिवार के लिए रहने के घर की व्यवस्था, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उनकी ट्यूशन फ़ीस, उनके खर्चे, उनकी पॉकेट मनी, ये कहाँ से होगा? ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि चलिए आप तो सारा काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ एक टाई अप कीजिए कि आप मुझे साल का 20,000 रुपया दीजिए। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि आप मुझे साल का कितना दीजिए? 20,000 रुपीज़। कितना? 20,000 रुपया आप मुझे साल का दीजिए। आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको साल का 20,000 रुपया दूंगा, लेकिन आप उस पैसे का क्या करेंगे? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मुझे साल का 20,000 देंगे और मैं आपको, अगर आपके साथ उस एक साल के दौरान कोई भी कैजुअलिटी होती है तो मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको 4 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, मैं आपको 4 लाख रुपया पे करूंगा। लेकिन कब पे करूंगा? जब कोई कैजुअलिटी होगी। अच्छा, अब आप हमसे कहेंगे कैजुअलिटी किस तरह की कैजुअलिटी? ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कैजुअलिटी में नेचुरल, ठीक है, और प्लस एक्सीडेंटल, इन दोनों में से कोई भी मिसहैपनिंग, कोई भी कैजुअलिटी अगर आपके साथ होती है तो मैं आपको फैमिली को 4 लाख रुपया पे करूंगा इस एक साल के दौरान। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि नेचुरल क्या है और एक्सीडेंटल क्या है। नेचुरल का मतलब सिंपल ये समझिए कि जैसे किसी बीमारी से जो है किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या नॉर्मल उसकी मृत्यु, उसकी आयु पूर्ण हो गई हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको नेचुरल माना जाता है। एक्सीडेंटल तभी माना जाता है जब उसमें जो है एफआईआर की कॉपी लगी हो, ठीक है, पोस्टमार्टम पीएम हुआ हो, पोस्टमार्टम हुआ हो, ठीक है, पुलिस का पंचनामा लगा हुआ हो उसमें, ठीक है, क्लोजिंग रिपोर्ट लगी हो, उसी को एक्सीडेंटल माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपका बाइक से दुर्घटना हो गया और आप एक्सपायर कर गए और मैं उसको एक्सीडेंटल मानूंगा। ये मेरे टर्म एंड कंडीशंस हैं। मैं एक्सीडेंटल उसी चीज़ को मानूंगा जिसमें जो है ये पुलिस का जो है एफआईआर और उनका जो है क्लोजिंग रिपोर्ट, पंचनामा वगैरह सारा चीज़ें, पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ लगा हुआ हो। वो एक्सीडेंट से हुआ हो, वो सांप के काटने से हुआ हो, वो आपके डूब जाने से हुआ हो, किसी भी चीज़ से हुआ हो, उसको एक्सीडेंटल माना जाएगा। तो मैंने ये कहा कि मैं आप फैमिली को 4 लाख रुपया पे करूँगा, इस कंडीशन में करूँगा। ठीक है, मान लीजिए आपने मुझे 20,000 रुपया दे दिया एक साल में, एक साल का। अब एक साल के दौरान आपको कुछ भी नहीं हुआ, 1 ईयर में आपको, आप सेफ रहे और कुछ नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि मान लीजिए अगर मैं एक साल तक कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तो फिर मेरे पैसे का क्या होगा? ठीक है, तो मैंने ये कहा कि आपने मुझसे ये कहा कि एक साल के दौरान मुझे कुछ भी नहीं हुआ, उस स्थिति में क्या होगा भाई? तो मैंने आपसे ये कहा कि मुझे ये जो 20,000 रुपये आपने दिया है ना एक साल का, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। इट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर भी आप मुझे 20,000 रुपया दीजिए। तो आपने ये कहा कि भाई तो क्या तुम मुझे 4 की जगह पे 8 दोगे? क्योंकि तुम तो 20,000 रुपया मुझसे लिए एक साल के लिए, एक साल में कुछ होगा तो मैं 4 लाख दूंगा। मैं 2 साल तुमको 20,000 दे रहा हूं, तो क्या तुम मुझे 8 लाख रुपया दोगे? ये आपका सवाल हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, मैं आपको 8 लाख रुपया पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर एक सवाल ये आएगा कि किस तरह से आप मुझे ये सारा पेमेंट फिर करोगे
और कब तक करोगे, कब तक तुम मुझसे 20-20 हज़ार रुपया लोगे और मेरा रिस्क कब तक तुम उठाओगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक टर्म एंड कंडीशन बनाते हैं, आइए मिल के बैठा जाए और एक टर्म एंड कंडीशन डिसाइड किया जाए कि अगले 15 साल के लिए 15 ईयर्स, ठीक है, या उससे कम या उससे ज़्यादा, जो भी हमारे टर्म एंड कंडीशन हो जिन पे हमारी बात हो, हम उतने साल तक आपका रिस्क कवर कैरी करेंगे। कितने का? 4 लाख रुपए का, और आप मुझे 20-20 हज़ार रुपया देते रहेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि तो फिर आप ये हमसे पूछेंगे कि अच्छा तो फिर मैं जो 20-20 देता रहूँगा उसका क्या? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आप मुझे 20-20 देते रहेंगे, मैं कोई भी कैजुअलिटी होगी तो उस पे क्या करूँगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो दूंगा ही दूंगा, एक फिक्स्ड अमाउंट जो हमारे टर्म एंड कंडीशन में प्री डिसाइडेड होगा उसको मैं आपको दूंगा, प्लस आपने जो मुझे पे किया है प्रीमियम, जिसको मैं प्रीमियम कह रहा हूँ, जो आपने मुझे 20 हज़ार रुपये दे रहा है मैं उसे क्या कर रहा हूँ? प्रीमियम कह रहा हूँ। वो 20 हज़ार रुपये का मैं आपको जो है कुछ हिस्सा दूंगा, वापस करूँगा इस फिक्स्ड अमाउंट के साथ। जितनी बार आपने मुझे 20-20 हज़ार रुपया दिया होगा उन सबको ऐड करके कुछ हिस्सा जो उनका बनेगा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, या मैं ये कह दूं कि इस 20 हज़ार पे हर साल मैं आपको जो है कुछ हिस्सा देता रहूँगा, वो वेरी करता रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा कि इस साल 20 हज़ार पे मैंने इतना दिया तो अगले साल 20 हज़ार पे भी मैं आपको उतना ही दूंगा। ठीक है, वो वेरी करता रहेगा। तो इन टर्म एंड कंडीशंस पे मैंने एक बात तय कर ली आपसे कि हर 20 हज़ार पे आपको हर साल में 20-20 हज़ार रुपये जो आप प्रीमियम मुझे दे रहे हैं उस पर कुछ मैं आपको रिटर्न करता रहूँगा। रिटर्न करता नहीं रहूँगा, वो मैं क्या करूँगा कि आपको जब कोई कैजुअलिटी होगी तो आपके उसको समय छोड़ के जो आपने समय छोड़ नहीं मैं कहूँगा अभी, इस 4 लाख रुपए का जो आपका रिस्क है उसके साथ मैं आपको वापस कर दूँगा। ठीक है, ये बात तो ये हो गई। तो वो जो फिक्स्ड, इसको जो मैं बोला जा रहा है ना, फिक्स्ड जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, और एक जो आप मुझे दे रहे हैं वो चीज़ हो गया। जो आप मुझे दे रहे हैं दैट इज़ प्रीमियम, दैट इज़ प्रीमियम। और ये जो है ना, ये जो 4 लाख का आपका रिस्क है ना, ठीक है, ये आपका रिस्क कवर है। क्या है ये आपका? रिस्क कवर अमाउंट। बात समझ में आई? इसको मैं कई बार इसको सम एश्योर्ड बोला जाएगा, कई बार इसको सम एश्योर्ड भी कहा जाएगा कि दिस इज सम एश्योर्ड, जिसको आप कहते हैं बीमा धन, कि आपने मेरा बीमा कितने धन का किया है, मेरे बीमे का धन कितना है, जिसको बीमा धन कहा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्रीमियम बन जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई 20 ही हज़ार क्यों? ठीक है, क्यों 20 ही हज़ार भाई, उससे ज़्यादा उससे कम क्यों नहीं? एक फिक्स्ड वैल्यू आपने कैसे डिसाइड किया? तो देखिए, अब आती हैं शर्तें जिनको टर्म एंड कंडीशंस कहा जाता है कि ये 4 लाख का रिस्क कवर का अमाउंट जो है 20 हज़ार रुपया कैसे आया है प्रीमियम। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, मैं आपका जो 4 लाख रुपये का 20 हज़ार तय कर रहा हूँ उसके लिए मेरे कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। पहला टर्म एंड कंडीशन मेरा ये है आपकी एज। भाई मैं आपका रिस्क उठा रहा हूँ, रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि आपकी डेथ बीमारी से भी हो सकती है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, आपका जो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, आपको बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहेगा, शुगर का, बीपी का, तमाम चीज़ों का। तो मैं कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा उम्र में मुझसे कराएंगे, मैं प्रीमियम को उतना, मैं जो आप मुझे पे करेंगे 4 लाख के बदले, मैं उसको उतना ज़्यादा रखूँगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इनकम सोर्स आपका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कहें कि मेरा जो है 50 करोड़ का बीमा कर दीजिए और उसका जो भी प्रीमियम आएगा मैं दे दूँगा, और उसके बाद से जो है हम अपना प्रीमियम भरते रहेंगे, जो मेरी मैच्योरिटी को मुझे मैच्योरिटी दीजिएगा। ठीक है, तब मैं आपसे कहूँगा कि देखिए 50 करोड़ का बीमा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि आप अगले 1 साल में जो है आप एक्सपायर हो जाएंगे और आपने 50 करोड़ का बीमा इसीलिए आज करा लिया। उस कंडीशन में मैं आपसे कहूँगा कि मुझे कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं पहले आपका कुछ मेडिकल्स कराऊँगा जिससे मैं ये कंफर्म हो जाऊँगा
कि आपके साथ जो है कि कोई इस तरह की बीमारी या बाकी सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है। तो वो मेडिकल ग्राउंड पे फिर मैं जाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि 50 करोड़ का बीमा आपका होगा या नहीं होगा ये डिसाइड मैं करूंगा, न कि आप करेंगे। मैं किस टर्म एंड कंडीशंस पे, किस बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि आपका कितना का पॉलिसी मैं अलॉट कर सकता हूं, कितने का बीमा धन मैं आपको दे सकता हूं, वो क्या है, वो आपका जो है एज और प्लस इनकम, दो चीज़ें। ये इनकम कैसी, इसका सोर्स्ड इनकम होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस इनकम का कोई लीगल सोर्स होना चाहिए, कोई लीगल सोर्स इस इनकम का होना चाहिए, आइडेंटिफाइड सोर्स होना चाहिए जहाँ से इनकम आए, और आपकी एज क्या है, इसके आधार पर मैं मेडिकल, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मैं आपको कितने का बीमा धन दूंगा, ये कौन तय करेगा, मैं तय करूंगा। किस आधार पे तय करूंगा, आपकी उम्र और आपके सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और आपके मेडिकल ग्राउंड, आपके हेल्थ ग्राउंड के आधार पे मैं ये तय करूंगा कि कितने का बीमा मैं आपको अलॉट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो ये बात हो गई कि चलिए आपको जो है आपने मुझे कुछ हुआ तो आप मुझे जो भी रिटर्न करेंगे वो किस आधार पे करेंगे, कि मैंने बताया कि मैं आपको जो आपने जितना बीमा धन कराया है वो, और जो है बाकी का जो आपने प्रीमियम जो आपने पे किया है, जिसको मैं प्रीमियम बोल रहा था 20-20 हज़ार रुपया, उसका जो एक फिक्स्ड नहीं कह सकते, एक वेरिएबल अमाउंट हर साल का अलग अलग हो सकता है, वो मैं आपको पे करूँगा। आगे की वीडियोज़ में अभी हम बात करेंगे कि वो जो है क्या पे करना है और कैसे पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने बीच में आप एक और बात कह सकते हैं कि चलिए ऐसा कीजिए कि मुझे जो है बीच बीच में कुछ पैसा देते रहिएगा, ठीक है। कि चलिए मान लीजिए कि 5 साल तक हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट चला कि मैंने इतना इतना पैसा पे किया और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इतना पे करूंगा, 5 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ, तो उस 5 साल में भी मुझे कुछ अमाउंट पे करते रहिए। तो वो फिक्स हो जाएगा कि मैं आपको 15% पे करूँगा, 10%, 20%, जो भी होगा वो मैं कह दूँगा कि चलिए मैं आपको जितना का बीमा धन है मैं इतना आपको पे कर दूँगा। तो वो फिर मनी बैक का हिसाब किताब चलता रहेगा आगे। फिर एक बात आती है कि मान लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आपने मुझसे 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया या 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ भी, जितने भी ईयर्स का किया आपने मुझसे, मुझे उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद आप मुझे क्या देंगे? तो फिर मैं आपसे क्या कहूँगा कि उसके बाद मैं आपको जितना आपने पे किया है उसका हर साल का जो मेरा वेरिएबल जो मैंने बताया था कि हर साल कुछ ना कुछ मैं उसमें जो आप पे करेंगे उसका एक अमाउंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। साथ में जितने का आपका बीमा धन है वो मैं आपको दूंगा। ये हमारे और आपके बीच का एक तरह का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके आधार पे मैं कई सारे प्लान्स डिसाइड करूंगा, प्लान्स बनाऊंगा, ठीक है। और मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा कि कौन से प्लान्स जो है आपके लिए ठीक हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुझे बीच बीच में कुछ पैसा चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे लास्ट में एक ही बार जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा हम लोग का तब मुझे दीजिएगा, ये भी हो सकता है। या आपका कोई बच्चा है तो आपने कहा कि ऐसा है कि बच्चा मेरा जब 20 साल का हो जाएगा तब जो है आप हमको कुछ कुछ पैसा दीजिएगा, मैं इसकी पढ़ाई लिखाई करवा दूंगा, अगर मैं 20 साल तक रह गया तो। और अगर मैं 20 साल तक नहीं रहूँगा तो आप कहेंगे कि चलो भाई बच्चे का मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाया था बच्चे के लिए, तो ऐसा है कि आप जो है भले मुझे एक मुश्त कुछ मत दीजिएगा लेकिन वो वाला ज़रूर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में रखिएगा, वो मुझे दे दीजिएगा, अगर मैं नहीं रहूँ तो मेरे बच्चे को दे दीजिएगा, मेरे बच्चों को एक मुश्त मत दीजिएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तमाम तरह के ऑफर्स आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। इसी तरह से एक पूरी मैं आपको एग्जाम्पल के समझा रहा था, इसी के आधार पे बहुत सारे पॉलिसीज़ का, बहुत सारे प्लान्स का जो है बनाए गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पैसा मैं आपसे लूँगा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई मैं तुम्हारे पैसे का करूँगा क्या, मैं कहाँ से आपको ये रिटर्न दूँगा, है ना। तो ये समझिए कि मैं आपको एकदम फेयरली ये बताऊँगा, ठीक है, कि मैं आपका पैसा कहाँ लगा रहा हूँ या कहाँ मैं आपके पैसे से पैसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं डिस्क्लोज रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल डिस्क्लोज रहेगा, आपको जानकारी रहेगी आपका पैसा किस जगह लग रहा है। इसके आधार पे भी कुछ प्लान्स मैं बनाऊंगा जिसमें
कुछ जगह हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए, जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपका लेकर के, और कुछ जगह मेरे पैसे पर प्रॉफिट मिले। तो जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहाँ तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन जहाँ मेरा पैसा डूबने की संभावना है, जहाँ ज़्यादा संभावना इस बात की है कि मेरा ही पैसा डूब जाए, ठीक है, वहाँ मैं फिर आपको क्या दूंगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पहले ही आपको जानकारी में मैं दूंगा कि मैं आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उसी के हिसाब से मैं प्लान्स बताऊंगा आपको कि इस प्लान का पैसा मैं इस जगह लगाऊंगा, इस प्लान का, तो आपको प्लान चूज करने में क्या होगा, आसानी रहेगी। दरअसल LIC का पूरा सिस्टम इसी तरह से काम करता है, ठीक है। बेसिकली जो प्लान्स होते हैं LIC के दो तरह के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि ऐसे प्लान्स जिसमें आपने जो मुझे प्रीमियम दिया है उसके आधार पे मैं आपको जो है हमारी जो कंपनी का बेनिफिट होगा उस बेनिफिट में मैं आपको डिविडेंड या बोनस दूंगा, ठीक है। जो मैं आपसे कह रहा था अभी कुछ देर पहले कि जो 20,000 रुपये आप मुझे पे करेंगे, उसका हर साल जो 20,000 आप पे करेंगे उसका एक वेरिएबल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट मैं नहीं कह रहा हूँ, एक वेरिएबल अमाउंट जो हर साल बदलता रहेगा या अब नहीं भी बदल सकता है, ठीक है, वो मैं आपको पे करूँगा उस 20,000 के बदले, ठीक है। वो वही बोनस है, दैट इज़ द बोनस, जो वेरिएबल अमाउंट है। बात समझ में आ रही है, वही क्या है, बोनस है। तो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसमें पार्टिसिपेटिंग मतलब जिसमें कि आपको जो है बोनस मिलेगा प्रॉफिट में, नॉन पार्टिसिपेटिंग जिसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके आधार पे बहुत सारे प्लान्स डिसाइड किए जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यहाँ ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ है, सेविंग और प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी तक जो मैं आपको चीज़ समझा रहा था ये दरअसल एक कॉम्बिनेशन था सेविंग का और प्रोटेक्शन का, कि मतलब अब मैं आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ किसी कैजुअलिटी पे दूंगा भी, और नहीं कुछ हुआ तो भी आपको कुछ दूंगा, तो दैट इज सेविंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब प्योर सेविंग भी चीज़ें हो सकती हैं और प्योर प्रोटेक्शन भी चीज़ें हो सकती हैं। प्योर प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया कि आप मुझे भाई इतना फिक्स्ड अमाउंट देते रहिए और आप कुछ हो जाएगा तो मैं कुछ दूंगा, नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। इसके आधार पर भी प्लान्स डिसाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं प्योर सेविंग पे, कि भाई आप मेरे पास ये पैसा रख दीजिए, इसका मैं आपको इतना इंटरेस्ट देता रहूँगा, और कुछ हो गया तो जितना पैसा दिए हैं उतना पैसा वापस ले लीजिए, मैं अपने पास से कुछ और नहीं दूंगा, ठीक है। तो दैट इज सेविंग प्लान, ओनली प्योर सेविंग। तो प्योर सेविंग, प्योर प्रोटेक्शन, सेविंग प्लस प्रोटेक्शन, 3 कैटेगरी के आधार पे प्लान्स को डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग जिसमें मैं आपको बोनस पे करूंगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग जिसमें आपको बोनस नहीं पे करूंगा, ठीक है। इसके आधार पे सारे LIC के प्लान्स को बांटा जाता है। एक और कैटेगरी होती है यूलिप एंड नॉन यूलिप। क्या होता है, यूलिप प्लस नॉन यूलिप, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि भाई क्या पता मेरा ही पैसा डूब जाए और क्या पता मेरा पैसा न डूबे, तो ये डिसाइड मैं करूंगा कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पैसा डूबेगा, ठीक है। ये मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि मैं आपका कौन सा पैसा किस जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा। जैसे कुछ ऐसे शेयर मार्केट हो गया, ठीक है। शेयर मार्केट आप लोग इससे परिचित होंगे, शेयर मार्केट वर्ड से। शेयर मार्केट में अगर मैं किसी कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपका ले करके, तो उसमें मेरे पैसे के बढ़ने के और डूबने के, घटने के, दोनों की संभावना है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको रिटर्न दूंगा, ठीक है। एक है जिसमें मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां मेरे पैसा के बढ़ने की ही संभावना है, वो घटने की संभावना नहीं है, तो वहां से मैं आपको रिटर्न दूंगा, ठीक है। तो यूलिप और नॉन यूलिप 2 तरह की कैटेगरी हैं। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड प्लान्स, जो शेयर मार्केट से लिंक्ड रहते हैं, जिसका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। नॉन यूलिप प्लान्स जिसमें जो है शेयर मार्केट में जिसका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, वो होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या गवर्नमेंट्स को लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है, या लॉन्ग टर्म्स लोन देने में, जहाँ पे जो है रिटर्न गारंटीड होता है कि वहाँ से रिटर्न मिलना ही, वहाँ से नुकसान नहीं होगा, ठीक है। रेलवे को, हाईवे को, कितने सारे जो कंस्ट्रक्शन हमारे देश में हो रहा है जहाँ पे LIC ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। या फिर मैं ऐसी जगहों पे करूँगा अगर हमारे आपके बीच की बात हो रही है तो। दरअसल मैं ये अपनी और आपकी बात ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको LIC का पूरा जो एक स्कीम समझाना चाहता हूँ कि हाउ LIC वर्क्स, ठीक है। उसके प्लान्स के बनने की प्रक्रिया क्या है, पृष्ठभूमि क्या है,
ठीक है, कैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से चेंज हो सकती हैं, तो वो प्लान उस हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना सफिशिएंट है, और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो है अब LIC के प्लान्स या फिर बीच में कुछ और टेक्निकल अगर चीज़ें हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो आपसे कहा जाता है कि आपको 13.5 लाख, 18 लाख, 25 लाख, 22 लाख रुपया मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, उसका एक पूरा फॉर्मूला है जो डिसाइडेड है ना। अच्छा, बीच में सारी बातें हो सकती हैं कि मैं भाई बीच में मैं अगर पैसा न पे कर पाऊँ तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कितने साल बाद आप फिर दोबारा उसको शुरू कर सकते हैं, नहीं शुरू कर सकते हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी, या आप 2 साल 3 साल चलाइए और फिर आपने कहा कि मैं अब नहीं पे करूँगा, तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है जो आपका पैसा मेरे पास बचा हुआ है। इस भी तो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आप सरेंडर, पेड अप, ये सारी चीज़ें जानेंगे, ये सारे टर्म से परिचित होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।